यस, बोलिए। सर ये मैटर है 420 का। मेरे नाम एक कार थी, उसको श्रीकांत नामदेव के द्वारा यहाँ मीडिएशन के दौरान मेरे से चाबी जबरदस्ती ले ली गई थी डीएलएसए जबलपुर में 17 जून 2019 को। और उसके बाद कार को वापस नहीं किया गया क्योंकि फैमिली मैटर चल रहा था। मैंने निवेदन किया, बोले कि कार दे देंगे। इसके बाद इन्होंने दिया नहीं सर। नहीं, वही श्रीकांत नामदेव। श्रीकांत नामदेव जो ब्रदर इन लॉ who is अच्छा, आपके posted साले। as a additional commissioner of income tax, हाँ। and now he is deputed in Department of Financial Service as a director. नहीं तो ये आपने किसके खिलाफ लगाया, किस ऑर्डर के खिलाफ लगाया ये? ये सर रिवीजन मैंने 156(3) में लगाया था सर। इसमें सबसे पहले मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी। पुलिस कंप्लेंट में पुलिस ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया सर इनके प्रभाव में। जब मैं एसपी साहब से मिलने गया सर पन्ना, तो उन्होंने मेरे खिलाफ 353 का उसी दिन मामला दर्ज कर दिया, क्योंकि मैंने मीडिया पर्सन को कुछ ये दे दिया कि वेयर इज ओरिजिनल ऑर्डर दैट इज 24/3/22? वेयर इज दिस 24/3/20 annexure A2? यस सर, यस सर, A1 23 जुलाई 2022 वो सर इनिशियल ऑर्डर है जो सीजीएम के द्वारा पास किया गया था सर। ये व्हाट वाज उसके बाद हमने रिवीजन लगाया था। ये ऑर्डर क्या था जो पहले पास किया? यस सर। 156(3) क्या खारिज कर दिया था क्या? हाँ यस सर। सबसे पहले मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी, इसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट हाईकोर्ट में इसके बाद आपके स्टेटमेंट के लिए रखा था धारा 200 के, वो होगा कि नहीं स्टेटमेंट? उसमें सर हमने फिर आगे नहीं बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया था, फिर हमने इधर रिवीजन की तरफ आए आगे थे सर। आगे क्यों नहीं बढ़ाया? इतना उसको आगे बढ़ा देते तो अभी तक स्टेटमेंट हो नहीं जाता। सर, वहां पे लोअर कोर्ट में भी कुछ नहीं हो रहा है सर। वहां पे हमारा साला इतना प्रभावशाली कि वहां भी जाके सर प्रभाव डालता है, और वो बिना कोई केस मोटिव हुए सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपीयर बिना होता है। बेस के मत लगाइए, नहीं तो एफिडेविट फाइल करिए, आपके खिलाफ लेंगे एक्शन। यस सर। ऐसे एलिगेशन कैसे लगाएंगे? सर जाता है, मैंने इसमें रिजॉइंडर में सर फोटो फाइल किया हुआ है सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके जाने का। और हमारे खिलाफ तो सर बहुत सारे मामले दर्ज किए ही गए हैं सर। हमारे अब दबाव बनाने के लिए मेरे घर वालों के खिलाफ, जो भाई हैं, जीजा लोग हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं सर झूठे, इनके प्रभाव में। अरे इसमें आपकी साक्ष्य के लिए केस पेश इसको किया था फिक्स 8/4/2022 को यस सर। एमपी ऑर्डर के हिसाब से। यस सर। ये आपने नहीं दिया साक्ष्य? सर हम उसमें 156(3) को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सर ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और इसमें मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेके, चूंकि इसमें सर स्पष्ट है कि हमारी कार ट्रांसफर हुई है सर फर्जी साइन मार के। ये बताइए कि एमपी ऑर्डर पड़ेगी कहाँ से? यस सर। पहले ट्रायल कोर्ट का पड़ेगा 24/3/22 का। यस सर। सर इन्होंने इसमें ये ऑर्डर किया था कि आवेदन के समर्थन में परिवादी संत कुमार नामदेव द्वारा स्वयं का शपथ पत्र एवं फेहरिस्त अनुसार दस्तावेज पेश किए गए। इसके अतिरिक्त उक्त आवेदन के समर्थन में परिवादी की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री सीबी पटेल ने लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए लिखित तर्क में भी परिवाद में उल्लिखित उक्त वर्णित तथ्यों का विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए न्याय दृष्टांत साकरी वसु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिपादित विधि के आलोक में अनावेदक या अभियुक्त गण के द्वारा जिला परिवहन अधिकारी पन्ना एवं जबलपुर में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की हस्तलिपि व हस्ताक्षरों आदि की जांच कराने की कार्यवाही पुलिस जांच के बिना संभव नहीं होना लेख करते हुए थाना कोतवाली पन्ना को प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का निवेदन किया, एवं उक्त संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत न्याय दृष्टांत हेमंत यशवंत धागे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2016 CCSC 583 प्रस्तुत किया। परिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन अंतर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता पर परिवादी अधिवक्ता को सुनने एवं परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोक से यह पाया जाता है कि परिवादी ने अपने उक्त आवेदन में अनावेदक गण अभियुक्त गण श्रीकांत नामदेव को उसका रिश्ते का साला होना एवं श्रीमती लक्ष्मी नामदेव को उसकी पत्नी होना बताते हुए स्वयं के विरुद्ध अनावेदक गण द्वारा दहेज संबंधी अन्य मामले पंजीबद्ध कराए जाना लेख करते हुए उक्त मामला धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संबंधित आरक्षी केंद्र के थाना प्रभारी को प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत इस आधार पर भेजे जाने का निवेदन किया है कि अनावेदक गण अभियुक्त गण श्रीकांत नामदेव और लक्ष्मी नामदेव द्वारा परिवादी की ओर से परिवादी के फर्जी हस्ताक्षर कर परिवादी के स्वामित्व के वाहन मारुति जैन एस्टलो VXI MP 20CC 2406 के संबंध में जिला परिवहन अधिकारी पन्ना एवं जबलपुर के समक्ष कार्यवाही कर अनावेदक क्रमांक लक्ष्मी नामदेव के नाम करा लिया गया है, किंतु चूंकि स्वयं परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में
आरटीआई के अंतर्गत अनावेदक गण श्रीकांत नामदेव एवं लक्ष्मी नामदेव द्वारा कथित परिवहन विभाग में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त किया जाना लेख किया है, जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा फेहरिस्त अनुसार तत्संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों से भी होती है, जिससे मामले में पुलिस द्वारा कोई दस्तावेज की जब्ती की कार्रवाई किया जाना शेष नहीं रहता है तथा परिवादी द्वारा उसके परिवाद में लेख अनुसार अपने परिवाद पत्र में एवं शपथ पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उसके द्वारा यदि कथित दस्तावेज संबंधित परिवहन कार्यालय से प्राप्त कर लिए गए थे एवं कथित दस्तावेजों में उसके फर्जी हस्ताक्षर हैं तो उसने अपने स्वयं के हस्ताक्षर एवं उक्त दस्तावेजों में बने हस्ताक्षर के संबंध में हस्तलिपि विशेषज्ञ से अब तक कोई जांच क्यों नहीं कराई तथा न्याय दृष्टांत के मत में परिवादी द्वारा न्यायालय में अपनी साक्ष्य के दौरान भी कथित परिवहन अधिकारियों को साक्ष्य हेतु तलब कराकर एवं दस्तावेजों की हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराकर परिवाद में उल्लिखित तथ्य को स्पष्ट या साबित करा सकता है, जिससे मामले में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन संबंधित आरक्षी केंद्र को अन्वेषण किए जाने हेतु भेजा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, बल्कि उक्त आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2D एवं धारा 200 से 204 दंड प्रक्रिया संहिता के आलोक में एवं न्याय दृष्टांत फादर थॉमस बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2011 एवं SCC 564 इलाहाबाद पूर्ण पीठ रामबाबू गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2001 SCC 50 इलाहाबाद पूर्ण एवं सुख बसी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2007 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत के आलोक में परिवाद के रूप में मानते हुए न्यायालय के समक्ष पंजीयन पूर्व साक्ष्य कराया जाना उचित प्रतीत होता है तथा जहां तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत न्याय दृष्टांत साक्षी बसु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2008 1 CCSC 583 एवं न्याय दृष्टांत हेमंत यशवंत धागे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2016 2 SC/SC 583 SC में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत की साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। परिवादी आगामी तिथि पर ये प्रकरण परिवादी की ये है पेश। आज किस आधार पे चैलेंज कर रहे हैं इस ऑर्डर को? सर मैं इस आधार पे चैलेंज कर रहा हूँ कि जो इसमें ये कहा गया कि सर मैं जांच करवा सकता हूँ, मैं सिग्नेचर का जांच करवा सकता हूँ, तो मैं सर ये जो साकरी बसु और हेमंत यशवंत धागे और जो माननीय उच्चतम न्यायालय का XYZ वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, इन न्याय दृष्टांतों में ये कहता हूँ सर कि ये जो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है सर, और हम इसके संबंध में दस्तावेज भी दे रहे हैं कि ये फुर्जरी हुई है, तो ये तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है सर, जो विभिन्न जो न्याय दृष्टांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये कहते हैं कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस मजिस्ट्रेट को लगता है उसको सीधा सा एक ऑर्डर कर देना चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ना कि कोई FIR दर्ज करने के लिए। पुलिस का ये ड्यूटी है सर कि वो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में मामला दर्ज करेगी। और इसमें सर मैं फिर ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने 156(3) में आवेदन दिया सर, सबसे पहले मैंने यहाँ पे WP फाइल की थी सर, तो उसमें ये ऑर्डर हुआ था कि साकरी बसु के रेफरेंस में मैं मजिस्ट्रेट के यहाँ 156(3) में आवेदन दे सकता हूँ। मैंने वही 156 में आवेदन दिया सर, उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संजय गुप्ता सन ऑफ दशरथ लाल गुप्ता 2007 का ये जो जजमेंट है सर, इसमें स्पष्ट है कि किसी भी 156(3) के आवेदन को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता सर, मजिस्ट्रेट कन्वर्ट नहीं कर सकते। Yes. एंड लास्ट में ये भी लिखा है सर, द मैटर इज रिमांडेड बैक टू द ACGM कोर्ट एंड पास ए रीजन ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो ये तो सर ये कन्वर्सन हुआ, मैं उसके लिए ये बोलता हूँ सर। फिर अगला जो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सर, XYZ अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 5 अगस्त 2022। इसमें सर मैं अगर मेरे पास सर RTI से दस्तावेज हैं कि मेरे फर्जी साइन मार के मेरे साले ने मेरी कार ट्रांसफर करा ली है और मैं दे रहा हूँ, पुलिस उसके बाद कॉग्निजेबल FIR तो सर मेरे आवेदन पे हो जाना चाहिए कि मेरी कार फर्जी ट्रांसफर हो गई। फिर एक ये प्रभावशाली व्यक्ति है जो इनकम टैक्स का एडिशनल कमिश्नर है, पुलिस भी नहीं करती है, उल्टा मेरे ऊपर मामला दर्ज हो रहा है सर। मेरे ऊपर 10 मामले दर्ज हो गए सर इस केस के कारण। ये मामला ना पुलिस दर्ज कर रही है, ना लोअर कोर्ट दर्ज कर रहा है, ना रिवीजन कोर्ट कर रहा है सर, तब मैं आज यहाँ खड़ा हूँ सर। और किस पे रिलाई कर रहे हैं और कौन सा? यस सर। नेक्स्ट सर जो जजमेंट है मैं इसमें ये नेक्स्ट मैंने दिया है सर। हाँ यस है भाई 2016 सर, बाबू भाई जमुना दास पटेल। बाबू
लास्ट में है सर, Para 37. and the Supreme Court are the sentinel of the justice and have been vested with the extraordinary power of judicial review and supervision to ensure that the right of the citizen are duly protected in the manner indicated by the High Court in it is impunged order. इस जजमेंट को सर मेरा कोट करने का ये है कि जो ये मेरा मामला है इसमें मेरा साला जम के प्रभावित कर रहा है और ये जजमेंट इसी से रिलेटेड है सर। और ये माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय हाई कोर्ट के उसमें भी ये कराया जा सकता है कि जो ये चीज मेरे साथ हो रही है। अब सर मैं और कुछ? यस सर। अब सर इसमें मैं पिटीशन जो मैंने फाइल किया था सर, रिवीजन पिटीशन माननीय हाई कोर्ट में, उसमें मैं बताना चाह रहा था सर, एक दो जजमेंट इसमें मैंने कोट किया, उसका लक्ष्य नहीं निकाला सर। पेज नंबर ग्राउंड में सर, पेज नंबर 8। पेज नंबर 8? यस सर। हाँ, इसमें सर कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस राज्य लक्ष्मी चौधरी का जजमेंट है। इसमें है सर कि द डायरेक्शन अंडर सेक्शन 156(3) इज टू बी इश्यूड ओनली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द मजिस्ट्रेट। मतलब आपने इतना कॉग्निजेंस नहीं लिया कि मजिस्ट्रेट इतना ऑर्डर कर दे पुलिस को कि साहब इसको आप इन्वेस्टिगेट ही कर लीजिए या एफआईआर रजिस्टर करके। हम तो केवल एफआईआर रजिस्टर करने के लिए ही बोल रहे हैं सर। और आगे इसमें है सर कि जब मैं पुलिस में दिया नहीं हुआ, जब मैंने 156(3) में लगाया तो उन्हीं के यहाँ जो ये मजिस्ट्रेट ने निरस्त किया था उन्हीं के यहाँ मेरा बेल एप्लीकेशन भी गया था सर। उन्होंने सेम डे रिजेक्ट किया था, जबकि मैं एक बैंक अधिकारी था सर और मेरा फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था मेरे ऊपर। उसी दिन 353 का मामला दर्ज किया गया, उन्होंने बेल नहीं दिया, उन्हीं के पास ये मामला गया। उनने सर 10 बार डेट बढ़ाई कि वकील साहब बहस नहीं कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे हैं। वकील साहब बोले मैं बहस करके आ गया हूँ। जब मैंने डाक के द्वारा कंप्लेंट भेजी उसके बाद फिर सर ने ऑर्डर किया और वो निरस्त कर दिया सर। बताइए आपका क्या कहना सर? इसमें मैं सीनियर इज अपीयरिंग टू D6 फॉर R1. यस बोलिए। My lords, this is a challenge that has been made to the revision application revision order that has also been dismissed. My lords, may I just have the revisional order also, my lords, which is A1. इसका अवलोकन किए जाने से यह स्पष्ट है कि विधान विचारण न्यायालय के आलोचादेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि परिवादी द्वारा न्यायालय में अपनी साक्ष्य के दौरान भी कथित परिवहन अधिकारियों को साक्ष्य हेतु तलब कराकर एवं दस्तावेजों की हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराकर परिवाद में उल्लेखित उक्त तथ्यों को स्पष्ट साबित करा सकता है। क्योंकि मामले में अभी साक्ष्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, इसलिए निगरानीकर्ता परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान हस्ताक्षर एवं दस्तावेजों की जांच कराने हेतु संबंधित को साक्ष्य में आहूत करा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रस्तुत मामले में पुलिस अधिकारी को अनुसंधान हेतु निर्देशित किए जाने का इस स्तर पर आदेश दिए जाने का कोई औचित्य नहीं होता है एवं धारा 202 के आवश्यक होने पर संबंधित आरक्षी केंद्र से जांच प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कराया जा सकता है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि निगरानीकर्ता परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरांत यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कराया जाना आवश्यक है तो न्यायालय द्वारा स्वयं दस्तावेजों की जांच कराई जाएगी। यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा यह स्वतंत्रता दी गई है कि यदि वो चाहे तो वह साक्ष्य में संबंधित परिवहन अधिकारियों एवं दस्तावेजों की हस्तलिपि विशेषज्ञों से जांच कराकर अपने परिवाद में उल्लेखित तथ्य को साबित कर सकता है। इसलिए विचारण न्यायालय में परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरांत ही परिवादी में उल्लेखित तथ्यों का निराकरण किया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को साक्ष्य के दौरान ही प्रमाणित कराया जा सकता है। इसलिए परिवादी द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद में उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इससे हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है। अतः धारा 397 सारहीन होने से निरस्त की जाती है। No, what do you have to say? Because his argument is that he moved an application under section 156(3), right? That's right. He is saying that it could not have been treated as 200. Yes, that could not have been treated as 200 because the prayer is different. So what do you have to say regarding that argument?
Notes 2 points. First, Because you come to that prayer which is made under section 156(3) application, that is there on record. I've seen that prayer, notes page 35, where he Yes. says, माननीय न्यायालय में निवेदन है कि थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना को निर्देशित किया जावे कि वह अनावेदक गण के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर संयुक्त विधि अनुसार भेजे तक. But Manoj, also 2 points, Manoj. One, the affidavit that he gives along with that is a completely detailed affidavit that is after that. It's as if he's giving evidence. It's like an evidence affidavit, which is annexed after the 156(3) application from page 36 onwards. It's a repeat of the application, but it is also in the form of an evidence that he's providing along with the. It's not just a simple affidavit which he gives with an application. It is a detailed affidavit in form of evidence that he's giving over here. Now, Manoj, there's a judgment. Yes. Now, Manoj, there's a judgment of the Delhi High Court which discusses a lot of Supreme Court judgments also, and has made the situation very clear. Manoj, I would like to point out Shubh Karan, Which paragraph? 41 minutes. para 40, Manoj. 40 or 41? 40, Manoj. I'll start with 40, just 4 lines from 40. So I'll start from 40. That there should be application of mind before a complaint is sent to police for investigation, and holds that it is not necessary to refer every complaint filed under 200 to the police for investigation under 156(3) of the code. It has been stated that if such order is passed in routine without application of mind, levies High Court of causing harassment to the accused. 41. In another judgment delivered by this court in this case of Skipper Beverages, also relied upon by the petitioner, a similar view has been taken by this court also. In that case, the judgment of the apex court in Suresh Chand Jain versus State of MP relied upon by the complainant has also been referred to. The relevant paragraphs of that judgment are also reproduced for the sake of reference. It is true that section 156(3) of the code empowers a magistrate to direct the police to register a case and initiate investigations, but his powers are to be exercised judiciously on proper grounds and not in a mechanical manner. In those cases where the allegations are not charged sheet under 173. On the Yes. other hand, 202 comes in at a stage when some evidence has been collected by the magistrate in the proceedings under chapter 5, but the same is deemed insufficient to take a decision as to the next step in the prescribed procedure. In such a situation, the magistrate is empowered under 202 to direct, within the limits circumscribed by that section, an investigation for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding. Thus, the object of an investigation under section 202 is not to initiate a fresh case or police inquiry. Now, 45. The decision to take cognizance under chapter 15 or to refer matter under chapter 12 should be taken only after application of judicial mind, and has also been laid. Power is there for the magistrate if there is evidence in front of him. Admittedly, what is the offense, Manoj? He says that there is a car which has been taken, the name has been changed, and basically the ownership of the car has been changed because there are some forged documents created and submitted before the RTO, and subsequently the ownership of the car has changed. He files an RTI. The documents that have been submitted for change of ownership are in the possession of the possession of the complainant and before the court. The signatures that have been the signatures that he says are allegedly forged and are not his, those signatures he has already, in his rejoinder, he has filed a report of one of the handwriting experts who we can very well get before the court in terms of whenever he wants an evidence to be led. That is a part of the rejoinder. So, Manoj, every evidence that needs to be looked into as per qua that evidence. Now, look, any other point that he's making, that there is extraneous factors, external pressures, or there are other FIs that are happening, is not relevant to this case, because the court will only look into the matters and the issues that are there before the court, which pertain to 420 or 467 or 468 or 471 pertaining to forgery and change of ownership of the car. All evidence that needs to be there is before the court. The court is well within their powers to either embark upon chapter 15 or order under 156(3) as well.
if the evidence before the court, and that's why, my lords, I said that the affidavit that he has submitted before, along with the 156(3), is in the form of evidence. सर इसमें मैं जो पिटीशन है पिटीशन का XYZ वाला ये जो है पेज नंबर 10 में सर इसमें सर लास्ट जो पैरा है द कोर्ट बेलो फेल्ड इन एप्रिशिएटिंग दैट एक्सटेंट ऑफ फॉर्जरी इन लार्ज एंड देयर मे बी नीड to seize several other document of probative value and effective comparison of signature and handwriting cannot be made with photocopies of the document क्योंकि सर मेरे पास तो आरटीआई के दस्तावेज हैं और सर कार के एनओसी प्राप्त की गई है पन्ना आरटीओ से और उसको जबलपुर आरटीओ में लाके रजिस्टर कराया गया है। अब ये दोनों आरटीओ से मैं दस्तावेज ओरिजिनल कहाँ से ले आऊंगा सर? इसमें इसलिए पुलिस का मामला दर्ज करना जरूरी है सर, जिससे पुलिस जाके दोनों जगह से मामले दस्तावेज इकट्ठे करे और उसका इफेक्टिव कंपैरिजन कराए सर। और जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें मामला दर्ज करने में सर दिक्कत क्या है इतना कि एक एफआईआर जो कि आवेदन पे दर्ज होना चाहिए उसको 202 में कर दो, 203 में कर दो, 204 में कर दो। क्यों? क्योंकि सर वो ही कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मतलब वो पुलिस को भी प्रभावित कर रहा है तो ये कर दो। और अगला सर इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि further court below have erred in unnecessary burdening the accused to prove his case where is allegation and material in support of record clearly made out the existence of the cognizable offense। जब है क्लियर कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो मेरे ऊपर ये बर्डन क्यों कि मैं जो है सिग्नेचर का जांच कराऊं, मैं पुलिस से दस्तावेज लाऊं, मैं यहाँ से लाऊं सर। आप एक्यूज थोड़ी ना हो तो आप एक्यूज्ड और सर एप्लीकेंट बोथ आर दी एप्लीकेबल। मैं उसका जजमेंट सर 56(3) तो आपने लगाई, आप तो एक्यूज उसमें हो नहीं, तो ये आप अपने ऊपर क्यों सर, अप्लाई कर रहे हो? ना सर ये इधर ऊपर तरफ यही लिखा हुआ है सर कि अगर वो एक्यूज्ड है या कुछ है सर। मैं इसी में जो XYZ का पेज नंबर 10 में ही जो सेकंड पैरा है, इन केस देयर इज एलिग्ड टू बी documentary or other evidence in the physical possession of the accused or the individual, accused or individual, which the police would be best placed to investigate and rated using the power under section CRPC. Matter are to be sent to the police for investigation. चाहे सर accused हो या applicant हो, अगर हमारे पास दस्तावेज हैं ठीक रिजर्व सर मैं इसमें सर just one point, सर मैं और सर बताना चाहता हूँ 30 seconds. तो आपको दोनों फिर और बाद में आर्ग्यू करिए। No, I just want to say one thing, that there are 4 judgments that are there in the reference section of my lords, which also form part of my reply. My lords may see that they only on the point that a 482 against a revision, Supreme Court says should not be entertained, and there should be a time bar also in terms of when a 482 should be filed. They are just part of the reference, and they are also part of my reply. I'm just bringing that on record, my lords. That's all. रिस्पोंडेंट नंबर 2 के लिए कार थी ही नहीं, कार रिस्पोंडेंट नंबर 2। अरे आप भी हैं क्या? जी और शादी में इनको गिफ्ट की गई थी वाइफ के नाम से, रिप्लाई में पूरे अरे पेपर फिर इसको और बताइए नेक्स्ट डेट। ना सर वो सर हमने रिजॉइंडर में सर सब कुछ दिया हुआ है, कार उसके नाम थी, उसके बाद सहमति से और कुछ पैसे देके हमारे नाम 2010 में की गई सर, और 2010 2020 तक। आप परसों फ्राइडे को बता दीजिए सर फिर मुझे सर छुट्टी का दिक्कत है थोड़ा, मैं आपने कर लिया, इनको सुन लेंगे। जी सर, तो मैं सर 1 मिनट का और समय चाह रहा था सर प्लीज। अरे उस दिन आप वीसी से जुड़ के बोल देना जो बोलना हो, नहीं आप आएंगे तो इससे जुड़ जाइएगा वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है? फ्राइडे को आर्गुमेंट्स हर्ड इन पार्ट लिस्ट ऑन फ्राइडे। So, request. Grateful.